वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब तक की चर्चा में हम बात कर रहे थे अलैंगिक जनन पर, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन पर, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। लैंगिक जनन के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। हमने आपको बताया था कि दो जनकों के माध्यम से, एक नर और एक मादा, एक नर व एक मादा यानी दो जनकों द्वारा नए जीव, यानी जिसको हम संतान, संतति, वंशज या ऑफस्प्रिंग भी कह देते हैं, तो नर व मादा, एक नर व एक मादा दो जनकों के द्वारा नए जीव को जन्म देने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमने आपको ये भी बताया था कि सूक्ष्म जीवियों और कुछ पौधों को छोड़ करके लगभग सभी पौधों और सभी जीवों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा संतति पैदा की जाती है, ऑफस्प्रिंग्स पैदा किए जाते हैं, संतान पैदा की जाती है। लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं, एक नर और एक मादा। दोनों जनकों में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। दो जनक पाए जाते हैं, नर और मादा। दोनों जनकों में, नर में भी और मादा में भी, एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है और इन कोशिकाओं को हम कहते हैं, जो कि नर और मादा दोनों में पाई जाती है, इनको हम कहते हैं युग्मक। युग्मक
अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं गैमेट, GAMETE, गैमेट, युग्मक या गैमेट। ये क्या होते हैं? विशेष प्रकार की जनन कोशिकाएं होती हैं। इसको हम सिंपली जनन कोशिका या सेक्स सेल भी कह देते हैं। ठीक है। नर में पाए जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं विशेष प्रकार की, इसको हम कहते हैं नर युग्मक या मेल गैमेट या नर जनन कोशिका, मेल सेक्स सेल। और मादा में जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जनन वाली, उसको हम कहते हैं मादा युग्मक या फीमेल गैमेट या मादा जनन कोशिका या अंग्रेजी में फीमेल सेक्स सेल्स। ठीक है। यानी कुल मिला के बात यह है कि जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो लैंगिक जनन में हमेशा दो जनक होते हैं, और दो जनक जो होते हैं वो एक तो नर होता है, एक मादा होता है। और इन दोनों जनकों के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है। इन सेल्स को हम कहते हैं युग्मक। ये शब्द बार बार आएगा, युग्मक। और अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं गैमेट। कई नाम हैं इसके, अंग्रेजी में इसको कहेंगे गैमेट, GAMETE, युग्मक या गैमेट। ठीक है। इसको हम युग्मक कह सकते हैं या गैमेट कह सकते हैं। अंग्रेजी में युग्मक को हम जनन कोशिका भी कह सकते हैं, जनन कोशिका। और जनन कोशिका को हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्स सेल, CELL, जनन कोशिका। हम युग्मक शब्द को ज़्यादा उपयोग करेंगे, गैमेट शब्द का ज़्यादा उपयोग करेंगे। ठीक है। तो बात यह है कि लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं, एक नर व एक मादा, और दोनों जनकों में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम कहते हैं युग्मक या गैमेट। नर में पाई जाने वाली इस विशेष कोशिका को हम नर युग्मक या मेल गैमेट कहते हैं, और मादा में पाई जाने वाली जो विशेष कोशिका होती है उसको हम मादा युग्मक या फीमेल गैमेट कहते हैं। ठीक है। ये बात याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नर व मादा युग्मकों का, हमने आपको बताया था अभी कि एक तो होता है मेल गैमेट, नर युग्मक, MG लिख रहा हूँ इसको, मेल गैमेट। एक होता है फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक, इसको मैं FG लिख रहा हूँ। इसका अर्थ तो मैंने बता ही दिया आपको, याद रहना चाहिए आपको। तो मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें ये जो नर युग्मक है और ये जो मादा युग्मक है, इन दोनों का मिलन होता है, संयोजन होता है, जिसको हम कहते हैं युग्मन। इसको हम कहते हैं युग्मन, युग्मन। शब्द को ढंग से याद रखें, शब्द है युग्मन, युग्मन। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्यूजन, फ्यूजन, FUSSION, फ्यूजन। युग्मन या फ्यूजन, युग्मन या फ्यूजन का मतलब क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक, इन दोनों का आपस में मिलन, इसका मतलब होता है युग्मन। ठीक है। और इस युग्मन से, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जो युग्मन होता है, फ्यूजन जो होता है, इससे क्या होता है? एक नई कोशिका बनती है, सिंगल कोशिका बनती है, एकल, नई एकल कोशिका का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं, ये मिलन हो गया। मिलन की प्रक्रिया के बाद में एक नई कोशिका बन गई, सिर्फ सिंगल कोशिका बनेगी। इस कोशिका को, जो नई सिंगल कोशिका बनी है, एकल कोशिका बनी है, इसको हम कहते हैं युग्मनज। इस शब्द को भी याद रखें आप, युग्मनज। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जायगोट, ZYGOTE, जायगोट। ठीक है। युग्मन, देखिए 3 शब्द हो गए,
एक तो हो गया हमारा युग्मक, जिसको हमने बोला था गैमेट, ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं GAMETE, गैमेट। एक शब्द तो है युग्मक यानी गैमेट, एक शब्द है युग्मन यानी फ्यूजन, और एक शब्द है युग्मनज यानी जायकोट। ये जो तीनों शब्द हैं ये बार बार इस्तेमाल होंगे, रिपीट होंगे, तो उसको आप समझ लें एक बार। युग्मक का मतलब तो क्या होता है, नर और मादा जो जीव हैं उनके शरीर में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की जनन कोशिका जो होती है उसको हम युग्मक या गैमेट कहते हैं। नर में जो पाई जाती है उस कोशिका को नर युग्मक कह देते हैं, मादा में जो पाई जाती है उसको मादा युग्मक कह देते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है। अब युग्मन किसको कहते हैं, फ्यूजन किसे कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इन दोनों के मिलने को, इन दोनों के युग्मन को हम, इन दोनों के मिलने को हम कह देते हैं युग्मन या फ्यूजन, ठीक है। और अब बात आई युग्मनज क्या होता है, जायगोट क्या होता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से यानी युग्मन से यानी फ्यूजन से जो नई एकल कोशिका बनती है, सिंगल सेल बनती है, सिंगल कोशिका बनती है, उसको हम कहते हैं युग्मनज या जायगोट। क्लियर? अब देखिए, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नर व मादा युग्मकों, मेल व फीमेल गैमेट्स का आपस में मिलन यानी युग्मन होता है, फ्यूजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई एकल कोशिका का निर्माण होता है जो कि युग्मनज या जायगोट कहलाती है, ठीक है। यह एकल कोशिका यानी युग्मनज या जायगोट कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के माध्यम से वृद्धि करता है। अभी कोशिका विभाजन क्या चीज़ है? कोशिका विभाजन एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जिससे एक कोशिका अनेक कोशिकाओं में बदल जाती है। हालांकि ये बड़ी कक्षाओं में अच्छी तरह समझाया जाएगा, यहाँ इतना ही समझ लें, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में क्या होता है, एक ही कोशिका से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं, इतना याद रखें आप तो, ठीक है ना। तो ये जो जायगोट बनता है, एकल कोशिका बनती है या युग्मनज या जायगोट जिसको हम कहते हैं, ये जो है ये कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के माध्यम से वृद्धि करता है, डेवलपमेंट करता है, और कुछ समय बाद में भ्रूण यानी एम्ब्रियो में बदल जाता है। भ्रूण को एम्ब्रियो बोलते हैं, छोटा सा जीव बन जाता है। और ये जो भ्रूण होता है, ये जो एम्ब्रियो होता है, यही विकसित होकर के बाद में नए जीव का रूप धारण कर लेता है। क्लियर? जनन प्रक्रिया समझ में आई है? देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो है ये, हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो मेल के अंदर मेल गैमेट यानी नर युग्मक पाया जाता है, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक पाया जाता है। ये दोनों आपस में, इनका दोनों का फ्यूजन होता है, मिलन होता है, युग्मन होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। और फ्यूजन के बाद में एकल कोशिका बनती है, सिंगल कोशिका बनती है, जिसको हम कहते हैं जायगोट या युग्मनज। मैं इसको यहाँ पे जेड से लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो जायगोट बनता है, युग्मनज या जायगोट जो बनता है, यही युग्मनज कोशिका विभाजन के माध्यम से वृद्धि करता है, यानी एकल कोशिका बनी थी ये तो, और ये कोशिका विभाजन के माध्यम से वृद्धि करता है और बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। उसके बाद में ये बन जाता है, बन करके क्या बन जाता है, भ्रूण। भ्रूण जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एम्ब्रियो, EMBRYO, एम्ब्रियो। और ये जो एम्ब्रियो होता है यही बाद में विकसित होकर के एक निश्चित समय बाद में नए जीव का रूप धारण कर लेता है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई हमारी लैंगिक जनन की।
अब तक की चर्चा में हम समझ चुके हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और लैंगिक जनन में उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसमें होता क्या है आखिर। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि पौधों में यानी प्लांट्स में लैंगिक जनन किस तरह से होता है, प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। और पौधों में भी हम बात करेंगे पुष्पी पौधों पर, फ्लावरिंग प्लांट्स पर, पुष्पी पादपों पर, जिन्हें हम आवर्त बीजी पौधे, पादप या एंजियोस्पर्म प्लांट भी कहते हैं। पुष्पी या फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है? पुष्पी या फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है वे पौधे जिनमें फूल पाए जाते हैं, ठीक है। और पुष्पी जो पौधे होते हैं, फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं, उनको हम आवर्त बीजी भी कहते हैं, आवर्त बीजी भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। तो पुष्पी पादपों को हम आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म का क्या मतलब होता है? आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म का मतलब होता है वे पौधे जिनके फूल जो होते हैं उसके अंदर बीजों का एक घेरा होता है, जिसके अंदर बीजों का एक घेरा होता है, बीज होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसके ऊपर? पुष्पी पादपों में, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, यानी आवर्त बीजी जो पादप हैं, एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं, उनके अंदर लैंगिक जनन पर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। पुष्पी यानी फ्लावरिंग और आवर्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म पौधों में जनन क्रिया का जो मुख्य अंग होता है, जहां पर कि जनन क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, उसका मुख्य अंग है फूल, फ्लावर, ठीक है। पुष्पी यानी फ्लावरिंग या आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म पौधों में फूलों में ही नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मक यानी गैमेट या जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। फूलों में ही नर व मादा युग्मकों यानी नर और मादा गैमेट्स यानी जनन कोशिकाओं यानी सेक्स सेल्स का मिलन होता है, यानी युग्मन होता है, फ्यूजन होता है, अर्थात निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और फूलों में ही जनन की अन्य प्रक्रियाएं जैसे बीज का बनना या फल आदि का निर्माण होता है। यानी कुल मिला के बात यह है कि जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें जनन संबंधी जो कुछ भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सब फूल में ही होती है। मुख्य अंग फूल है जनन प्रक्रिया का। फूल में ही नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मक होते हैं, गैमेट होते हैं, जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। और फूल के अंदर ही इन दोनों गैमेट्स का, नर और मादा जो गैमेट्स हैं, नर और मादा जो युग्मक हैं, नर और मादा जो जनन कोशिकाएं हैं, इन दोनों का मिलन भी यानी फ्यूजन भी कहां पे होता है? फूल के अंदर ही होता है, ठीक है। नर और मादा युग्मकों के मिलने को फ्यूजन कहते हैं और इससे क्या होता है? इसको निषेचन भी कहते हैं, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो ये भी फूल के अंदर ही होता है। इसके बाद में अन्य प्रक्रियाएं जो होती हैं जैसे बीज का बनना या फल आदि का निर्माण, ये सब चीजें फूल के अंदर ही होती हैं। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि पुष्पी पादपों में एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर समस्त जो प्रक्रियाएं हैं जनन संबंधी वो फूल के अंदर होती हैं, फ्लावर के अंदर होती हैं। पुष्पी यानी फ्लावरिंग या आवर्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म प्लांट्स पर उनमें जो लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है,
इस पर चर्चा करने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम फूल की जो आंतरिक संरचना होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं फूल की आंतरिक संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब फूल की आंतरिक संरचना का जहां तक प्रश्न है, फूल की आंतरिक संरचना में 4 मुख्य भाग होते हैं। 4 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पंखुड़ी या दलपुंज, पेटल्स। पंखुड़ी या दलपुंज, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, ये जो चित्र हमें सामने दिखाई दे रहा है, इसमें पेटल्स, पंखुड़ी या दलपुंज कौन से हैं? वो हैं ये वाले। ये लाल रंग का जो हिस्सा दिख रहा है, ये पत्तियां, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सब क्या है? पंखुड़ी या दलपुंज है, पेटल्स है। ठीक है, दूसरा हमारा भाग होता है बाह्य दल या सेपल्स। बाह्य दल या अंग्रेजी में बोलते हैं सेपल्स। अभी बाह्य दल या सेपल्स वाला भाग कौन सा है चित्र के अंदर? ये जो हमें ये हिस्सा दिख रहा है ना, हरे वाला, ये हिस्सा जो है ये बाह्य दल या सेपल्स है। ठीक है, इसी तरह से तीसरा हमारा जो भाग होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर को हम बोलते हैं अंग्रेजी में कार्पेल या पिस्टिल भी कहते हैं। कार्पेल या पिस्टिल दोनों ही शब्द इस्तेमाल में आते हैं। ठीक है, तो स्त्री केसर को हम बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। अब ये फूल का जो चित्र दिखा है, इसमें स्त्री केसर या कार्पेल या पिस्टिल कौन सा है? ये जो घड़े जैसी संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, ये है स्त्री केसर या कार्पेल या पिस्टिल, ये वाली। ठीक है, इसी तरह से चौथा जो भाग है फूल की आंतरिक संरचना का, वो है पुंकेसर। हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर को हम कभी कभी पराग केसर या पुष्प केसर भी लिख देते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम स्टेमन। स्टेमन, STAMEN, स्टेमन। ठीक है, अब स्टेमन इस चित्र में कौन सा है? ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पीले पीले हिस्से, और ये नीचे डंडी वाला, डंडी भी है, ये है स्टेमन। ठीक है, अब देखिए फूल की आंतरिक संरचना के 4 भाग हमने बताए। ठीक है, तो इनकी मोटी पहचान तो हमने कर ली है, लेकिन अब एक एक करके हम इन चारों प्रमुख भागों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक भाग और बता देते हैं हम, वो है पुष्पासन, रिसेप्टिकल। पुष्पासन या रिसेप्टिकल कौन सा है? ये जो मटके वाली जो आकृति है ना, घड़े वाली जो आकृति है, ये जिस पर टिकी हुई है, ये देखिए ये जो हिस्सा है ये वाला, ये भी हरे रंग का है, हल्के हरे रंग का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जिस पे टिका हुआ है, पुष्प का आसन। पुष्पासन मतलब पुष्प का आसन, फूल का आसन, यानी फूल जिस पे टिका हुआ है उसको हम पुष्पासन या रिसेप्टिकल कहते हैं, ये वाला हिस्सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम फूल के इन सभी प्रमुख भागों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पंखुड़ी या दलपुंज पर, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पेटल्स। पंखुड़ी, दलपुंज या पेटल्स, ये फूल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। ये वाला हिस्सा जो गुलाबी कलर से ये नजर आ रहा ना आपको, ये हिस्सा, इसको हम पंखुड़ी, दलपुंज या पेटल्स कहते हैं। और ये जो पंखुड़ी, दलपुंज या पेटल्स है, ये फूल का बेहद महत्वपूर्ण भाग होता है। इस भाग के 2 महत्वपूर्ण काम होते हैं। 2 महत्वपूर्ण काम होते हैं। कौन कौन से? पहला कि ये जो भाग है पंखुड़ियों वाला, पेटल्स वाला, ये अपने रंग से, इसमें रंग तो होता ही साफ दिख रहा है, कलरफुल है ये, और इसमें एक प्रकार की गंध भी होती है, स्मेल भी होती है। तो ये जो पंखुड़ियां होती हैं अपनी रंग और गंध से कीड़ों को और पक्षियों को आकर्षित करते हैं।
कीड़ों को और पक्षियों को आकर्षित करते हैं। और हम सब जानते हैं कि ये कीड़े और जो पक्षी आकर्षित होकर फूल पर बैठते हैं तो वो परागण की जो प्रक्रिया होती है, पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है फूल के अंदर, उसमें मददगार सिद्ध होते हैं। अब परागण या पॉलिनेशन की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में जानकारी तो थोड़ी देर बाद आपको आगे चल करके मिल जाएगी। फिलहाल आप इतना ही याद रखें कि ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं, इसका एक महत्वपूर्ण काम तो ये होता है कि ये अपने रंग से और अपनी गंध से यानी स्मेल से कीटों को यानी कीड़ों को, इंसेक्ट्स को और पक्षियों को यानी बर्ड्स को आकर्षित करती हैं और परागण की प्रक्रिया जो होती है, पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है, उसमें मदद करती हैं। ठीक है। अब फूल और पंखुड़ी या दलपुंज, ये जो पंखुड़ी, दलपुंज या पेटल्स जो हैं, इसका एक महत्वपूर्ण कार्य और होता है। वो क्या होता है? वो ये होता है कि फूल के जितने भी आंतरिक भाग हैं, चाहे वो स्त्री केसर हो, जैसा कि अभी मैंने बताया था, ये घड़े वाली जो आकृति है ये स्त्री केसर है, चाहे वो पुंकेसर हो, जैसे ये वाली आकृति जो है, ये पीला सा ये दिख रहा है आपको, ये और लंबी डंडी दिख रही है, ये जो आकृति है ये पुंकेसर है। इसको अंग्रेजी में हम स्टेमन कह देते हैं। ठीक है। चाहे वो जो है अपनी और कोई भाग हो, तो ये जितने भी आंतरिक भाग हैं, चाहे वो पुंकेसर हो, स्टेमन हो या स्त्री केसर हो, कार्पेल या पिस्टल हो, फूल के जितने भी आंतरिक भाग होते हैं उनको सुरक्षा कर देना, उनकी रक्षा करना, ये भी इन पंखुड़ियों का या दलपुंज का या पेटल्स का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है। यानी पंखुड़ी, दलपुंज या पेटल्स फूल का एक बेहद महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इसके दो मुख्य कार्य होते हैं। नंबर 1, अपने रंग व गंध से कीटों और पक्षियों को आकर्षित करना, ताकि परागण यानी पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें मदद मिल सके। नंबर 2, फूलों के अन्य जो आंतरिक भाग हैं, जैसे स्त्री केसर यानी कार्पिल या पिस्टिल और पुंकेसर यानी स्टेमन, इनकी रक्षा करना। तो ये दो महत्वपूर्ण इसके कार्य होते हैं। फूल का दूसरा महत्वपूर्ण जो भाग है वो है बाह्य दल या सेपल्स। बाह्य दल हिंदी में बोलते हैं, सेपल्स अंग्रेजी में बोलते हैं। बाह्य दल या सेपल्स जो होता है, ये फूल के बाहर स्थित एक आवरण होता है, एक कवर होता है, और इस कवर का यानी बाह्य दल या सेपल्स का जो प्रमुख काम होता है वो होता है फूल के खिलने से पहले, फूल के खिलने से पहले तक डोडी के रूप में, बड के रूप में फूल की रक्षा करना, फूल की रक्षा करना। अब ये बाह्य दल या सेपल्स वाला भाग कौन सा होता है? देखिए, ये वाला भाग होता है। ये जो भाग है, ये जो गहरे हरे रंग से हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये हमारा बाह्य दल या सेपल्स है। और ये फूल का डोडी के रूप में, ये क्या, चिपका हुआ रहता है। यूं जब फूल छोटा होता है, खिलता नहीं है, उससे पहले यूं चिपका रहता है, तो डोडी के रूप में फूल की रक्षा करता है। ठीक है। तो ये भी बाह्य दल या सेपल्स जो है, ये भी फूल का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। स्त्री केसर या कार्पिल या पिस्टिल, ये फूल का तीसरा महत्वपूर्ण भाग होता है। कौन सा होता है ये जो घड़े जैसी आकृति है, ये जो है, ये क्या है, जो वास्तव में इस तरह का दिखाई देता है, जो हमने अलग से बड़ा चित्र बना के आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्त्री केसर जो है, कार्पिल या पिस्टिल जो है, फूल के पंखड़ी या दल, ये जो है अपना पंखड़ी या दल वाला जो है ये हिस्सा, या पेटल्स जो होती हैं, उनसे सुरक्षित होता है, उनसे सुरक्षित होता है। और ये
स्त्री केसर, कार्पिल या पिस्टिल जो है ये पौधे का मादा जननांग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मादा जननांग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है। अब जननांग का शब्द जो है, जनन वाला अंग, जनन शब्द का, जननांग का फुल अगर हम देखें, संधि विच्छेद करके देखें, तोड़ के देखें इसको, तो जननांग का मतलब है जनन में काम आने वाला अंग, यानी रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसके अंदर जो अंग काम आता है फीमेल का, वो क्या है? फूलों के अंदर स्त्री केसर, कार्पिल या पिस्टल। स्त्री केसर हिंदी में बोलते हैं, कार्पिल या पिस्टल अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है। तो स्त्री केसर यानी कार्पिल या पिस्टल जो है फूल के पंखुड़ी या दल या पेटल नामक जो भाग होता है उससे सुरक्षित पौधे का मादा जननांग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जनन में काम आने वाला अंग होता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो स्त्री केसर है, कार्पिल या पिस्टिल है, जो कि हमने इस बड़े चित्र के अंदर भी दिखाया हुआ है, बड़े रूप में भी ये वाला हिस्सा है, इसको हमने बड़े रूप में दिखाया। ठीक है। तो ये स्त्री केसर जो है, कार्पिल या पिस्टिल जो है, उसके भी चार मुख्य भाग होते हैं। चार मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन चार मुख्य भाग होते हैं? सबसे पहला भाग ये होता है वर्तिका। वर्तिका पाइप जैसी जो संरचना दिख रही है इसको हम कहते हैं वर्तिका, अंग्रेजी में कहते हैं स्टाइल, STYLE स्टाइल। ठीक है। और इस वर्तिका का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, अग्र भाग जो होता है, शुरुआत वाला जो भाग होता है, इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहलाता है वर्तिकाग्र, यानी वर्तिका का ये जो पाइप है इसका अग्र भाग वर्तिकाग्र। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा। ये जो वर्तिकाग्र होता है ये चिपचिपा होता है, काफी चिपचिपा होता है। और चिपचिपा क्यों होता है? ताकि जैसे ही इसके ऊपर कोई कीट यानी इंसेक्ट, कोई भी कीड़ा या पक्षी, कोई भी बर्ड इसके ऊपर बैठेगा तो बैठने से उसके पैरों में जो पराग कण, पॉलिन ग्रेन्स चिपके हुए होते हैं वो इस स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाते हैं, तो इसलिए ये चिपचिपा बना हुआ होता है। तो जैसे ही कोई कीड़ा इस पे बैठता है तो उसके पैरों में जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, पराग कण होते हैं, वो इस स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं। ठीक है। अब पराग कण क्या होते हैं, पॉलिन ग्रेन होते हैं, क्या होते हैं, इसकी जानकारी थोड़े समय बाद में हम आपको देने वाले हैं। फिलहाल तो आप याद रखें कि पराग कण होते हैं जो इस स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, इस जो स्त्री केसर, कार्पिल या पिस्टिल है, इसका तीसरा महत्वपूर्ण जो भाग है वो है अंडाशय, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ओवरी। अब ये अंडाशय या ओवरी वाला भाग कौन सा है? ये जो हरा हरा दिख रहा है चारों तरफ आपको, ये जो चारों तरफ जो हरा हरा भाग दिख रहा है ये पूरा, ये अंडाशय या ओवरी कहलाता है। अंडाशय या ओवरी कहलाता है। ठीक है। और चौथा जो भाग है वो है बीजांड यानी ओव्यूल। ओव्यूल। अभी देखिए, अंडाशय के अंदर देखिए ये जो काले रंग से या डार्क ग्रीन से जो आपको दिखाई दे रहा है ये है ओव्यूल, बीजांड। और इसमें देखिए एक गैप भी बना हुआ है, गैप भी बना हुआ है। ठीक है। ये है ओव्यूल। ठीक है। अब देखिए, बीजांड के अंदर क्या होता है? इस बीजांड के अंदर मादा युग्मक होता है, फीमेल गैमेट होता है, यानी मादा जनन कोशिका होती है, फीमेल सेक्स सेल पाई जाती है, जिसको हम अंडा भी कह देते हैं। सामान्य भाषा में हम इसको अंडा भी कह देते हैं। मादा युग्मक या जो फीमेल गैमेट है
या मादा जनन कोशिका जो है, फीमेल सेक्स सेल जो होती है, इसको हम सामान्य भाषा में अंड कोशिका भी कह देते हैं या केवल अंडा भी कह देते हैं। यानी कुल मिला के बात यह है कि बीजांड के अंदर, ओव्यूल के अंदर अंडे होते हैं या अंड कोशिका होती है। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि स्त्री केसर जो है, कार्पिल या पिस्टल जो है, ये फूल का मादा जननांग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इस जो कार्पिल या पिस्टिल है या स्त्री केसर है, इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग है ये वर्तिका, ये जो पाइप जैसी संरचना है ये, जिसको अंग्रेजी में स्टाइल कहते हैं। दूसरा भाग है इस पाइप का अग्रभाग यानी वर्तिकाग्र, जिसको अंग्रेजी में हम स्टिग्मा कहते हैं। और तीसरा भाग है ये चारों तरफ का ये गोल जो भाग है, हरे रंग का पूरा दिख रहा है, ये है अंडाशय या ओवरी। और चौथा भाग है इस अंडाशय के अंदर बीजांड, ये डार्क कलर का जो बना हुआ है बीजांड, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ओव्यूल, बीजांड या ओव्यूल। और बीजांड या ओव्यूल के अंदर क्या होता है? अंडे होते हैं, फीमेल गैमेट होता है, मादा युग्मक होता है, मादा जनन कोशिका होती है, जिसको हम सामान्य भाषा में अंड कोशिका या केवल अंडा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे फूल की आंतरिक संरचना के तीसरे प्रमुख भाग की, जिसका नाम है स्त्री केसर या कार्पिल या पिस्टिल। अब हम बात करेंगे फूल की आंतरिक संरचना के चौथे महत्वपूर्ण भाग पर, जिसका नाम होता है पुंकेसर, जिसको हम पराग केसर या पुष्प केसर भी कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं स्टेमन, STAMEN, स्टेमन। अब ये पुंकेसर या स्टेमन कौन सा भाग होता है? देखिए, ये जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है ना आपको फूल में, ये हिस्सा, इसको हम अगर बड़ा करके देखें तो इस तरह का दिखाई देता है, ये होता है पुंकेसर या स्टेमन। पुंकेसर या जो स्टेमन जो है, ये फूल का नर जननांग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, नर जननांग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये जो पुंकेसर होता है, इसके भी 2 भाग होते हैं, एक तो ये वाला हिस्सा और एक ही डंडी वाला हिस्सा। तो डंडी वाले हिस्से को तो हम डंडी कह देते हैं या इसको तंतु कह देते हैं या फिलामेंट कह देते हैं। अंग्रेजी में फिलामेंट कहेंगे, हिंदी में डंडी या तंतु कह देते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको हिंदी में हम कहते हैं परागकोश और अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं एंथर, एंथर, परागकोश या एंथर। ठीक है, पराग कोश का मतलब क्या हुआ? ऐसा कोश जिसमें पराग रहते हों। ठीक है, तो ये पराग, इसमें पराग कण मिलते हैं। ठीक है, अब पराग कोश की अगर और संरचना हम देखें तो देखिए, ऊपर वाले हिस्से को तोड़ के हम देखें तो अगर इसको काटें तो देखिए इसमें क्या होते हैं? पराग थैले होते हैं, पोलन सैक्स होते हैं। थैले को बोलते हैं सैक, सैक यानी होता है थैला। तो पराग कोश के अंदर अगर हम तोड़ें तो पराग थैले पाए जाते हैं और इन पराग थैलों के अंदर पराग कण पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, समझ आई बात? क्या समझ में आया? देखिए, ये फूल का चित्र है। फूल के अंदर ये डंडी वाले जो हिस्से दिख रहे हैं, जो कि वास्तव में बड़ा चित्र करके देखें तो इस तरह का दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं पुंकेसर या स्टेमन। पुंकेसर या स्टेमन जो होता है, ये फूल का नर जननांग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन होता है। ठीक है, इसके 2 भाग होते हैं, एक तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये, और एक ये डंडी वाला हिस्सा। डंडी वाले हिस्से को हम डंडी या तंतु या अंग्रेजी में फिलामेंट कहते हैं, जबकि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इसको हिंदी में हम परागकोश कहते हैं और अंग्रेजी में इसको एंथर कहते हैं। अब ये परागकोश या एंथर वाले हिस्से को अगर हम देखें
तो हमें पराग कोश, इसको हम काट के देखें तो हमें मालूम चलेगा कि इस पराग कोश के अंदर यानी एंथर वाले हिस्से के अंदर पराग थैले पाए जाते हैं। यानी पराग कणों को रखने के लिए एक जगह बनी, थैलियां बनी हुई होती है, जगह बनी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं पोलन सैक्स। सैक यानी होता है थैला। तो पराग थैले पाए जाते हैं पराग कोश के अंदर, एंथर के अंदर पराग थैले पाए जाते हैं, पोलन सैक्स पाए जाते हैं। और इन पराग थैलों के अंदर पराग कण पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये जो पराग कण हैं, जो पराग थैलों में पाए जा रहे हैं, ये क्या चीज है? थोड़ी देर पहले भी हमने जिक्र किया था पराग कण का। तो पराग कण क्या चीज है? पराग कण जो है हकीकत में नर युग्मक हैं, मेल गैमेट हैं। फूल के नर युग्मक हैं, मेल गैमेट हैं, या नर जनन कोशिका है, मेल सेक्स सेल हैं। अब ये जो नर युग्मक हैं, मेल गैमेट हैं, या नर जनन कोशिका या मेल सेक्स सेल जिसको हम कह रहे हैं, इसको सामान्य भाषा में ही हम पराग कण कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। क्लियर? तो यहां पे हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि एक तो है फीमेल गैमेट, मादा युग्मक। वो कौन सा है? वो ओव्यूल के अंदर, बीजांड के अंदर जो अंडा होता है, जिसको हम अंड कोशिका या अंडा कहते हैं, वो होता है मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट। और अगर मेल गैमेट की बात करें, नर युग्मक की बात करें, तो उसको हम कहते हैं पराग कण, अंग्रेजी में कहते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि फूल का एक महत्वपूर्ण भाग होता है पंखुड़ी, दलपुंज या पेटल्स। पंखुड़ी, दलपुंज या पेटल्स का एक महत्वपूर्ण काम होता है फूल के आंतरिक जो भाग हैं, जैसे स्त्री केसर यानी जिसको हम कार्पिल या पिस्टिल कहते हैं, और पुंकेसर यानी स्टेमन, इनकी रक्षा करना। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि जो स्त्री केसर जो है, कार्पिल या पिस्टिल स्त्री केसर जो है, ये पौधे का मादा जननांग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जबकि पुंकेसर जो है, स्टेमन जो है, वो पौधे का नर जननांग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी पुष्पों में, सभी फूलों में ये दोनों जो जननांग हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर, ये दोनों जननांग सभी फूलों में पाए जाएं, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है? सभी पुष्पों में स्त्री केसर यानी कार्पिल और पिस्टिल या पुंकेसर यानी स्टेमन दोनों जननांग पाए जाएं, ये आवश्यक नहीं होता है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें इन दोनों में से कोई एक जननांग ही पाया जाता है। या तो स्त्री केसर पाया जाता है, कार्पिल या पिस्टिल पाया जाता है, या फिर पुंकेसर या स्टेमन पाया जाता है। और इसी आधार पर हम फूलों को, पुष्पों को दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल पुष्प, और नंबर 2 उभयलिंगी या द्विलिंगी यानी अंग्रेजी में बोलते हैं बाइसेक्सुअल पुष्प। ठीक है? दो भागों में बांटते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिसेक्सुअल और द्विलिंगी को अंग्रेजी में बोलते हैं बाइसेक्सुअल। द्विलिंगी को हम उभयलिंगी भी कह देते हैं। ठीक है? ऐसे पुष्प, ऐसे फ्लावर जिनमें स्त्री केसर यानी कार्पिल या पिस्टिल और पुंकेसर यानी स्टेमन दोनों में से सिर्फ एक ही जननांग पाया जाता है,
उन्हें हम कहते हैं एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल पुष्प। ठीक है। एक लिंगी पौधों में नर व मादा पुष्प जो होते हैं, नर और मादा फूल जो होते हैं, वो अलग अलग पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक लिंगी पुष्प के उदाहरण दे रहे हैं। पपीता जो है, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं पपाया, ये एक लिंगी पुष्प है, यानी इसमें स्त्री केसर या पुंकेसर, इन दोनों में से कोई एक जननांग ही पाया जाता है। यानी इसके फूल अलग अलग होते हैं, नर फूल अलग होता है और मादा फूल अलग अलग होता है। ठीक है। इसी तरह से ककड़ी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम कुकुम्बर, ककड़ी या कुकुम्बर, ये भी एक लिंगी पौधा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। इसका मतलब इसमें भी नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग पाए जाते हैं। इसी तरह से मक्का, माइज, अंग्रेजी में बोलते हैं माइज, तो मक्का, ये जो माइज है, या इसको कॉर्न भी बोल देते हैं कभी कभी, तो मक्का, माइज या कॉर्न जो है, ये भी एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल पुष्प है, फ्लावर है। इसी तरह से तरबूज, वाटरमेलन, तरबूज को अंग्रेजी में बोलते हैं वाटरमेलन, जो तरबूज जो होता है, इसका फूल भी एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल पुष्प होता है, यानी नर और मादा पुष्प जो होते हैं वाटरमेलन के, तरबूज के, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे पुष्प जिनमें स्त्री केसर यानी कार्पिल या पिस्टिल और पुंकेसर यानी स्टेमन, दोनों जननांगों में से सिर्फ एक जननांग पाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर या पुष्प। क्लियर। एक लिंगी पुष्पों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे पपीता का जो फूल है वो एक लिंगी पुष्प है, यूनिसेक्सुअल है। इसी तरह से ककड़ी या कुकुम्बर जो है वो भी एक लिंगी है यानी यूनिसेक्सुअल है। और मक्का या माइस जो है वो भी एक लिंगी पुष्प है, यूनिसेक्सुअल है। और तरबूज या वाटरमेलन जो है वो भी एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल है। कहने का मतलब यह है कि जो भी एक लिंगी पुष्प होते हैं, यूनिसेक्सुअल पुष्प होते हैं, उनके अंदर जो स्त्री केसर यानी मादा जननांग जो है, कार्पिल या पिस्टल जो है, और पुंकेसर जो कि पुरुष जननांग है, स्टेमन जिसको हम कहते हैं, उन दोनों में से कोई एक ही जननांग पाया जाता है। क्लियर। इसी तरह से ऐसे पुष्प जिनमें स्त्री केसर यानी कार्पिल या पिस्टिल और पुंकेसर यानी स्टेमन, इन दोनों जननांगों में से दोनों के दोनों ही जननांग पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं उभयलिंगी या द्विलिंगी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है। यानी ऐसे पुष्प जिनमें स्त्री केसर यानी कार्पिल, पुंकेसर यानी स्टेमन, दोनों ही जननांग पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं उभयलिंगी या द्विलिंगी, या अंग्रेजी में कहते हैं बाइसेक्सुअल पुष्प या फ्लावर। उदाहरण के लिए मटर का जो पौधा है वो द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है, यानी इसमें दोनों ही प्रकार के जो जननांग हैं, नर और मादा, पाए जाते हैं। इसी तरह से धतूरा जो है ये भी द्विलिंगी पुष्प है। धतूरे का जो फूल होता है वो भी द्विलिंगी होता है, यानी इसमें भी नर और मादा दोनों प्रकार के जो जननांग हैं, कार्पिल पिस्टिल और स्टेमन, वो पाए जाते हैं। इसी तरह से सरसों का जो फूल होता है, मस्टर्ड का जो फूल होता है, सरसों को बोलते हैं मस्टर्ड, तो सरसों का जो फूल होता है वो भी द्विलिंगी पुष्प होता है, फूल होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, यानी इसमें भी नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। नर जननांग पुंकेसर यानी स्टेमन, और मादा जननांग स्त्री केसर या कार्पिल, या उसको हम पिस्टल भी कहते हैं, वो पाया जाता है। इसी तरह से गुलाब यानी रोज, जिसको रोज बोलते हैं अंग्रेजी में हम, तो गुलाब का जो फूल होता है वो भी द्विलिंगी होता है,
उसमें भी नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। इसी तरह से पिटूनिया, ये भी जो होता है वो द्विलिंगी पुष्प होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, यानी इसमें भी नर और मादा जननांग दोनों ही पाए जाते हैं। इसी तरह से गुड़हल, हिबिस्कस, अंग्रेजी में बोलते हैं गुड़हल को हिबिस्कस, तो गुड़हल या हिबिस्कस है, ये भी द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल फूल होता है, पुष्प होता है, फ्लावर होता है, यानी इसमें भी दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, नर और मादा। नर जननांग स्टेमन या पुंकेसर और मादा जननांग स्त्री केसर या कार्पिल पिस्टल। ठीक है, अब देखिए, हमने आपको बताया कि उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं। उभयलिंगी, उभय यानी दोनों लिंग जिसमें है, द्विलिंग यानी दो लिंग हैं, तो उभयलिंगी द्विलिंगी एक ही बात है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइसेक्सुअल। हमने आपको बताया कि उभयलिंगी, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल जो फूल होते हैं वो ऐसे फूल होते हैं जिनमें नर और मादा जननांग यानी स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही जननांग पाए जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल। उदाहरण हमने दिए, मटर का पौधा या मटर का फूल, धतूरे का फूल, सरसों का फूल, गुलाब का फूल, पेटूनिया का फूल और गुड़हल यानी हिबिस्कस का जो फूल है वो सब द्विलिंगी हैं, उभयलिंगी हैं, बाइसेक्सुअल हैं, यानी इनमें नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।